है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैल्यू के कितने टाइप होते हैं और जो वैल्यू के टाइप्स होते हैं उन्हें हम डिटेल में समझेंगे विद उनके डेफिनेशंस के साथ। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम टाइप्स ऑफ वैल्यू के बाद ईयर परचेस को भी समझेंगे, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा जब हम वैल्यूएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ईयर परचेस वाला पार्ट आप जरूर देखना, तभी आपको ईयर परचेस समझ में आएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में सीखते हैं हम वैल्यू के कितने टाइप्स होते हैं और उन सभी टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था कि वैल्यू क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसे किस टाइप से डिफाइन करते हैं, ये मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने वैल्यू के साथ साथ कॉस्ट, प्राइस, वैल्यूअर, इनकम, आउटगोइंग्स ये क्या होती है, इन सभी को हमने डिफाइन किया था। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, तो आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में सीखते हैं कि वैल्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो वैल्यू के जितने टाइप्स होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा भी आपको और डिफरेंट टाइप की वैल्यू देखने मिल सकती है। तो अभी मैंने यहाँ पे जितने टाइप्स की वैल्यू मेंशन की हुई है उन सभी टाइप्स की वैल्यू को हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो आपको वैल्यू के कितने टाइप्स देखने मिलते हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, टैक्सेबल या रेंटेबल वैल्यू, बुक वैल्यू, असेस्ड वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, स्पेकुलेटिव वैल्यू, अकोमोडेशन वैल्यू, ऑक्यूपेशन वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू, रेटेबल वैल्यू एंड कैपिटलाइज वैल्यू। तो इतने टाइप्स की वैल्यू आपको मेनली देखने मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज वैल्यू को भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, इसको हम अलग से नहीं समझेंगे। तो अब हम इन सभी वैल्यूज को समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वैल्यू का सबसे पहला टाइप कौन सा है? मार्केट वैल्यू। तो हम पहले मार्केट वैल्यू को समझ लेते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच अ प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड आउट इन अ ओपन मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम। दिस वैल्यू इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द विल टू बाय और सेल। मार्केट वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये ऐसी वैल्यू जब हमारा मार्केट ओपन होता है, उस मार्केट के ओपन होने पर पर्टिकुलर टाइम पे किसी प्रोडक्ट या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आती है ओपन मार्केट में, वो प्रॉपर्टी की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। और जो मार्केट वैल्यू है उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने मिल सकते हैं, यानी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यह डिपेंड करता है बायर और सेलर पे, और जो वहाँ पे मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी किसी प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट की। तो आपको समझ में आ गया मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट की वो वैल्यू होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ओपन मार्केट में चल रही होती है। तो आपको समझ में आया मार्केट वैल्यू क्या हो गई। नेक्स्ट है स्क्रैप वैल्यू। तो अब हम स्क्रैप वैल्यू को भी समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिसमेंटल बिल्डिंग। इट इज यूजुअली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? किसी भी स्ट्रक्चर के कबाड़े की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। इसे आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसे किसे डिफाइन किया हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिसमेंटल बिल्डिंग। यानी जो हमारे बिल्डिंग रहते हैं उसको हम डिसमेंटल करने के बाद उसके मटेरियल की जो वैल्यू लगती है, यानी उसके कबाड़ की जो वैल्यू लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। और जो स्क्रैप वैल्यू आता है वो लगभग कितना आता है? जो हमारे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10% आता है स्क्रैप वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सा टाइप की वैल्यू थी? साल्वेज वैल्यू। तब हम साल्वेज वैल्यू को भी समझ लेते हैं। इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। साल्वेज वैल्यू विल बी हाई व्हेन अ बिल्डिंग मशीन बिकम्स यूजफुल आफ्टर रिप्लेसमेंट एंड रिमॉडलिंग। तो साल्वेज वैल्यू कैसी हो गई? जो हमारी स्क्रैप वैल्यू थी वो क्या थी? जब हम बिल्डिंग को डिसमेंटल करने के बाद जो उसमें से मटेरियल बच रहा था, यानी जो कबाड़ बच रहा था, उस कबाड़ की जो वैल्यू थी उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। लेकिन साल्वेज वैल्यू किसे बोलते हैं? जब हमारी कोई बिल्डिंग है जिसको हमने पूरी तरह से यूज कर लिया है और उसके एंड पीरियड में चल रही है, यानी उस बिल्डिंग का जो यूटिलाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है, अब उसके आगे हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी हम उसे यूज में नहीं ले सकते। तो उस टाइम पे उसको बिना डिसमेंटल किए, यानी हमें उसे डिसमेंटल नहीं करना है, तो बिना डिसमेंटल किए यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद बिल्डिंग की जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? साल्वेज वैल्यू। और जो साल्वेज वैल्यू वो बढ़ भी सकती है अगर हम बिल्डिंग को दोबारा रीमॉडल कर दे या रिप्लेस कर दे या उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दे, जिससे क्या हो जाएगा? हम बिल्डिंग को दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है? बिल्डिंग की जो साल्वेज वैल्यू वो बढ़ गई है। लेकिन अगर हमारी बिल्डिंग को हम रिप्लेस या रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते तो उस केस में जो उसकी साल्वेज वैल्यू वो वैसी की वैसी रहेगी जो उसके यूटिलाइजेशन पीरियड के बाद बनी थी। तो ये आपको समझ में आ गया साल्वेज वैल्यू क्या होती है। ये किसी भी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर या मशीन के लिए हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया साल्वेज वैल्यू क्या होती है। अब नेक्स्ट कौन सी हमारी? टैक्सेबल और रेंटेबल वैल्यू। तो अब हम इसे भी समझ लेते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नेट एनुअल रेटिंग वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ ईयरली रिपेयर्स फ्रॉम द ग्रॉस इनकम। यानी जो हमारी ग्रॉस इनकम है उसमें से जो बिल्डिंग पे जो रिपेयर लग रहा है, ईयरली रिपेयर जो आ रहा है मेंटेनेंस का, उस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? टैक्सेबल या रेंटेबल वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया टैक्सेबल और रेंटेबल वैल्यू। नेक्स्ट है हमारी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे?
इट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी शोन इन द बुक्स आफ्टर अलाउइंग नेसेसरी डिप्रेशन ईयर वाइज। द बुक वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है, हमारे प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हम क्या करेंगे, एनुअल डिप्रेशन कॉस्ट उसमें से डिडक्ट कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट में से। तो ओरिजिनल कॉस्ट में से उस डिप्रेशन कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का आप इजीली कैसे समझ सकते हो, जब हमें कोई प्रॉपर्टी बुक करनी रहती है तो उसके लिए जो हम अमाउंट देते हैं उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू रहती है उसके बेसिस पे उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसकी बुक वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई प्रॉपर्टी है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 10 लाख रुपीज और उसमें जो डिप्रेशन कॉस्ट चल रहा है वो कितना चल रहा है 10,000 रुपीज। तो 10 लाख में से हम क्या करेंगे, उसका जो ईयरली डिप्रेशन कॉस्ट था 10,000 रुपीज उसे डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसकी बुक वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया बुक वैल्यू क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी हमारी असेस्ड वैल्यू। तो असेस्ड वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे उसे भी हम देख लेते हैं। इट इज द वैल्यू रिकॉर्डेड इन म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन द म्युनिसिपल टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ओनर फॉर बिल्डिंग। इट इज कंसिडर्ड एज 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो असेस्ड वैल्यू क्या आती है, जैसे हमारी कोई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम ओन करते हैं, उस प्रॉपर्टी का जो डेटा है वो नगर पालिका के रिकॉर्ड्स में मेंशन किया हुआ है, उस टाइम की जो वैल्यू है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू थे उसके बेसिस पे जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट उस पर जो टैक्स अप्लाई करेगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, असेस्ड वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया असेस्ड वैल्यू क्या होती है। और जो असेस्ड वैल्यू होती है किसी बिल्डिंग की वो कितनी होती है, 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 5% होती है उसकी असेस्ड वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया। यानी अगर हम कोई प्रॉपर्टी ओन करते उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उससे रिलेटेड डाटा जो म्युनिसिपल ऑफिस में होता है और म्युनिसिपल ऑफिस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के बेसिस पे उस पर जो म्युनिसिपल टैक्स अप्लाई होते हैं ओनर से लेने के लिए उसी को हम क्या बोलते हैं, असेस्ड वैल्यू। और ये किसी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% होती है। तो आपको असेस्ड वैल्यू समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू और फोर्स सेल वैल्यू। तो डिस्ट्रेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, फोर्स सेल वैल्यू। तो फोर्स सेल वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी सोल्ड एट लो कॉस्ट डेट द मार्केट वैल्यू इट इज सेड टू हैव डिस्ट्रेस वैल्यू। दिस मे बी ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज टू सेलर ऑन ऑर्डर टू कोर्ट, इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ कोड, क्वारल अमंग पार्टनर्स एंड पैनिक ड्यू टू वार और राइट्स। तो डिस्ट्रेस वैल्यू किसे बोलेंगे या फोर्स सेल वैल्यू किसे हम बोलेंगे, जब हमारी प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में बेची जाए तो उस टाइप की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रेस वैल्यू। तो ये जो डिस्ट्रेस वैल्यू आती है वो किस वजह से आ सकती है, अगर कोई राइट्स या कोई वार आ गई है किसी जगह पे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो उसे उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे कम वैल्यू में भी उसको बेच के चला जाएगा, क्योंकि वहां पे वॉर और राइट्स हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू थी उससे भी कम वैल्यू में उसे बेच दिया, तो क्या होगी उसकी डिस्ट्रेस वैल्यू। या उसके ऊपर कोई कोर्ट का दबाव आ रहा है या जो प्रॉपर्टी का ओनर है उस पर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को जो मार्केट वैल्यू है उससे भी कम दाम में बेच रहा है। तो इस टाइप में उसकी जो वैल्यू लग रही है प्रॉपर्टी की उस वैल्यू को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रेस वैल्यू या फोर्स सेल वैल्यू। यानी जो कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी डिफिकल्टीज या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उस प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से भी कम वैल्यू में बेच दे तो उस टाइप पे जो उसकी वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गई डिस्ट्रेस वैल्यू क्या हो गई। नेक्स्ट हमारी रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी और पोर्शन ऑफ विच हैव टू बी रिप्लेस एट करंट मार्केट रेट। यानी जो हमारी प्रॉपर्टी है जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसे हम करंट मार्केट रेट से रिप्लेस कर दे तो उस टाइप पे जो उसकी वैल्यू बनती है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो हमारी प्रॉपर्टी की जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगी उसे अगर हम मार्केट की जो न्यू वैल्यू आई है उसे हम रिप्लेस कर दे तो उस टाइम पे जो उसकी वैल्यू बनेगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी पोटेंशियल वैल्यू। तो पोटेंशियल वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टी केपेबल ऑफ फेचिंग मोर रिटर्न्स ड्यू टू द अल्टरनेटिव यूजेस और बाय एडवांटेजेस प्लानिंग और प्रोवाइडिंग सम डेवलपमेंट वर्क सच इंक्रीज वैल्यू इन कॉल्ड पोटेंशियल वैल्यू। यानी अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से हमें और ज़्यादा फायदा चाहिए, अगर उस पर हमने कोई अल्टरनेटिव प्लानिंग की हुई है जिसकी वजह से क्या होता है वो हमारी प्रॉपर्टी और ज़्यादा फेचिंग लगने लगती है, यानी और ज़्यादा आकर्षित करने लगती है लोगों को अपनी ओर, तो उससे क्या होगा, लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदने लगेंगे ऊंचे से ऊंचे दाम में। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वैल्यू। यानी जब हम हमारी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करके उसको एडवांटेजेस बना के उसको और ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे क्या होता है उस प्रॉपर्टी के बायर्स उस प्रॉपर्टी की ओर और ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसके ऊंचे से ऊंचे दाम लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हमारी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट मोनोपोली वैल्यू। तो मोनोपोली वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन केस ऑफ स्कैर्स रिमेनिंग फॉर सेल और सर्टेन पोर्शन possesses special advantage with respect to adjoining party due to location, frontage and size shape, owner may demand for fancy price। तो मोनोपोली को हम क्या बोलते हैं, एकाधिकार, यानी जिसपे एक का ही अधिकार हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। तो मोनोपोली को हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए किसी की प्रॉपर्टी है,
जो कि एक बहुत अच्छे लोकेशन पे, उसका फ्रंटेज, उसका शेप साइज बहुत ही अच्छा है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी का ओनर उस प्रॉपर्टी का कोई भी एक फैंसी प्राइस अनाउंस कर देगा, तो वही उसकी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मोनोपोली वैल्यू। यानी वो क्या कर रहा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कोई अच्छी लोकेशन पे या उसके कोई एडवांटेजेस है, उस एडवांटेज का फायदा उठा के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मोनोपोली वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गई मोनोपोली वैल्यू क्या होती है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं स्पेकुलेटिव वैल्यू। तो स्पेकुलेटिव वैल्यू को हम कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कोई प्रॉपर्टी परचेस की, उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी का कॉस्ट था लगभग 10,000 रुपीज़। अब क्या होता है कि कुछ महीने बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब उसकी जो प्राइस है करंट, वो कितनी है, 10 लाख रुपीज़, और हमने उसे कितने में खरीदा था, 10,000 रुपीज़ में। लेकिन अभी कुछ महीने बाद करंट टाइम में उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 लाख रुपीज़। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम 10 लाख रुपीज़ में बेच देंगे किसी और को। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। तो इस टाइप की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव वैल्यू। जिसमें क्या होता है, कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को लो प्राइस में खरीदता है और कुछ टाइम बाद उस प्रॉपर्टी को हाई प्राइस में सेल कर देता है किसी और को, तो उस टाइप की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, स्पेकुलेटिव वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया स्पेकुलेटिव वैल्यू किसे बोलते हैं। अभी जो इसकी डेफिनेशन है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। स्पेकुलेटर्स परचेज सच प्रॉपर्टी एट लो प्राइस as far as possible and sell it to gain profit after short duration without spending any further amount on it. Investment in agriculture land building development will cause values to rise even before roads are made and service installed. Usually market value is greater than speculative value. तो ये आपको समझ में आ गया। स्पेकुलेटर्स किसे बोलते हैं, जो सट्टेबाजी करता है उसे हम स्पेकुलेटर्स भी बोलते हैं। तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को लो प्राइस में खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद उस प्रॉपर्टी को वो हाई प्रॉफिट में बेच देते हैं बिना उस प्रॉपर्टी पे कुछ अमाउंट स्पेंड किए। तो ये कब होता है, जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी परचेस की और क्या होता है, उस प्रॉपर्टी के आसपास डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो जाती है, या उस प्रॉपर्टी के सामने कोई हाईवे बन जाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और उसी टाइम पे हम क्या उस प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा फायदा हो जाता है। तो इसी टाइप पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलेटिव वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया स्पेकुलेटिव वैल्यू किसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी अकोमोडेशन वैल्यू। तो अब अकोमोडेशन वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। Value of surrounding agricultural land of a city which is expanding will be more if the land is converted into accommodation land. After obtaining approval from concerned authority, owners of this land will be offered more prices for accommodation, which will be higher than the market value. तो जो accommodation value उसे हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वो एग्रीकल्चर लैंड के आसपास क्या होता है, एक हाई लेवल की सिटी बनना स्टार्ट होती है और वो सिटी क्या होती है, धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगती है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, अगर उस लैंड को हम ओन करते हैं और सिटी के बहुत पास में, तो उस केस में क्या होगा, वो बायर्स को अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर और वो उसके लिए क्या करेंगे, ओनर से बात करेंगे। और इस केस में वो क्या करेंगे, उस लैंड की जो वैल्यू रहेगी, जो करंट मार्केट वैल्यू है, उससे भी ज्यादा वो वैल्यू उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो उस प्रॉपर्टी को खरीद पाए। इसलिए वो क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का दाम जो करंट मार्केट वैल्यू है उससे भी ज्यादा उसको देंगे ताकि ओनर खुश हो जाए और उसको वो प्रॉपर्टी दे दे। तो इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन वैल्यू। तो आपको समझ में आ गई। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उसके पास कोई सिटी डेवलप हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, उस डेवलप सिटी के आसपास जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जो बायर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उस लैंड का जो ओनर है उसे मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो ओनर है वो खुश हो जाता है और उन्हें वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस टाइम पे जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन वैल्यू। तो आपको समझ में आ गया अकोमोडेशन वैल्यू कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी ऑक्यूपेशन वैल्यू। तो ऑक्यूपेशन वैल्यू आपको नेम से ही समझ में आ रही होगी, किसी चीज को ऑक्यूपाइड करने के लिए जो वैल्यू दी जाती है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशन वैल्यू। तो अब इसकी भी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इट इज द वैल्यू व्हेन द परचेसर आर अट्रैक्टेड टू ओन अ प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूजेस एज नेसेसिटी एंड देयर विल नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। यानी जब कोई परचेसर है उसे कोई प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करती है अपनी ओर और वो उसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता है, ना कि दूसरी प्रॉपर्टी जो उसकी सब्स्टिट्यूट हो, तो उस केस में जो उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह खरीदेगा तो उस टाइप पे जो उसकी वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपेशन वैल्यू। तो आपको समझ में आ गई ऑक्यूपेशन वैल्यू क्या होता है। इसे आप दूसरी और सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। जब हमें कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड करनी है और उस ऑक्यूपेशन के लिए जो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी उसी वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्यूपेशन वैल्यू। तो आपको समझ में आ गई ऑक्यूपेशन वैल्यू क्या होती है। अब नेक्स्ट है सेंटिमेंटल वैल्यू। तो अब हम सेंटिमेंटल वैल्यू को भी समझ लेते हैं। तो सेंटिमेंटल वैल्यू को हम कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई हमारी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से हमारे कुछ यादें जुड़े हुए, कुछ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, तो उस केस में क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बाकी सभी वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं और हम उसे चाहकर भी नहीं बेच सकते। तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू। यानी जिस प्रॉपर्टी से हमारे सेंटिमेंट जुड़े होते हैं या कोई यादें जुड़ी होती है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि इन बाकी वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा होती है,
क्योंकि हम किसी भी प्राइस में उस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगे क्योंकि उससे हमारे कुछ सेंटीमेंट जुड़े हुए, तो उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सेंटिमेंटल वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया सेंटिमेंटल वैल्यू किसे बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिराइविंग फ्रॉम पर्सनल और इमोशनल एसोसिएशन रेदर देन मटेरियल वर्थ। दिस वैल्यू इज इमोशनल नॉट लॉजिकल। जैसे क्या होता है, हमारी कोई प्रॉपर्टी जैसे हमारी कुछ यादें जुड़ी है या हमारा कुछ लगाव हो जाता है उस प्रॉपर्टी से, यानी कोई हमारे सेंटिमेंट या इमोशन उस प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, उस केस में उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आती है वो हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू रहती है, ना कि उसकी मटेरियल वैल्यू रहती है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू है वो बाकी सारी वैल्यू से हायर होती है, वो प्राइजेस होती है। तो ये आपको समझ में आ गया सेंटिमेंटल वैल्यू क्या होता है। नेक्स्ट है रेटेबल वैल्यू। तो अब हम रेटेबल वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे उसे भी हम देख लेते हैं। रेटेबल वैल्यू इज द नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी which is obtained after deducting the amount of yearly repairs from the gross income. Municipal and other taxes are charged as the certain percentage on the rateable value of the property. तो जो रेटेबल वैल्यू है ये ठीक उसी टाइप की वैल्यू है जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी, सेम उसी टाइप की वैल्यू है। तो रेटेबल वैल्यू भी किस टाइप की वैल्यू है, जब हमारी जो ग्रोस इनकम है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा ईयरली रिपेयर्स का खर्चा आता है उसे हम डिडक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी जो नेट एनुअल वैल्यू बचती है उसी को हम क्या बोलेंगे, रेटेबल वैल्यू। और जो म्युनिसिपल टैक्स और कोई अदर टैक्स लगेंगे वो भी किसके बेसिस पे लगेंगे, इसी रेटेबल वैल्यू के बेसिस पे लगेंगे, उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रेटेबल वैल्यू। तो ये आपको समझ में आ गया रेटेबल वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू होती है उसे हम कैसे समझेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, जो हमारी नेट एनुअल इनकम होती है उसमें हम क्या करेंगे, ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलता है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू। तो इसकी क्या डेफिनेशन गिवन है, द कैपिटलाइज ऑफ अ प्रॉपर्टी इज द सम और अमाउंट द इंटरेस्ट ऑन विच द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट वुड बी इक्वल टू द नेट इनकम आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये भी वही बोल रहा है और उसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जो हमारी नेट इनकम है, तो नेट इनकम क्या होती है, जो हमारी ग्रोस इनकम होती है उसमें से जब हम सारे आउटगोइंग्स को डिडक्ट करते हैं उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, नेट इनकम। तो उस नेट इनकम में हम क्या करेंगे, ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे होगा, उसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उस नेट इनकम में ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपको समझ में आ गई किसे बोलते हैं, जो हमारी नेट इनकम रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे जो ईयर परचेस आएगा उसका हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को हम बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको यहाँ पे देखने मिल रहा होगा ईयर परचेस। तो ईयर परचेस को कैसे डिफाइन करेंगे इसकी डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। इट इज द डिफाइंड एज द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव अ नेट एनुअल ₹1 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ईयरली ₹1 हमें उस इनकम पे चाहिए जो इनकम हमने लगाई है। तो उस इनकम पे ईयरली ₹1 लेने के लिए जितना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ईयर परचेस। तो ये आपको समझ में आ गया ईयर परचेस किसे बोलते हैं, जब हमने कोई अमाउंट लगाया है और उसी अमाउंट पे हमें क्या चाहिए, ईयरली ₹1 चाहिए, तो उस ₹1 को लेने के लिए ईयरली जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं ईयर परचेस। तो ईयर परचेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर परचेस इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किससे शो करेंगे, आई से। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसकी वैल्यू हो सकती है 5%, 10%, 9%। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपको ओनली उसकी वैल्यू लिखनी है 100 डिवाइडेड बाय 9। अगर 9% है तो आपको ओनली 9 लिखना है। और ईयर परचेस के बेसिस पे हम कैपिटलाइज वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसे भी हम समझ लेते हैं। Thus, to obtain an annual income of ₹X at a certain rate of interest, the capital sum should be, यानी हमारा जो एनुअल इनकम है ₹X, उसके ऊपर को सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल सम। जैसा कि हमने लास्ट डेफिनेशन में समझा, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, जो हमारा नेट एनुअल इनकम होता है उसमें हम ईयर परचेस का मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, कैपिटल सम। उसे भी यहाँ पे उसी टाइप से इसको प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, नेट एनुअल इनकम, उसमें हमने क्या किया, ईयर परचेस का मल्टीप्लाई किया। तो एक्स क्या हमारा नेट एनुअल इनकम और 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा, ईयर परचेस। तो उससे हमें क्या मिलता है, कैपिटल सम। तो ईयर परचेस की दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है, द मल्टीप्लायर ऑफ नेट एनुअल इनकम टू डिटरमाइन कैपिटल वैल्यू इज नोन एज द ईयर परचेस एंड इट इज यूजफुल टू ऑब्टेन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी। यानी वो मल्टीप्लायर जिसे हम क्या करेंगे, नेट एनुअल इनकम में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वैल्यू मिलेगी। तो उसी मल्टीप्लायर को हम क्या बोलेंगे, ईयर परचेस। और जो ईयर परचेस होता है वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, किसी भी प्रॉपर्टी की कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपको समझ में आ गया ईयर परचेस क्या होता है और कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है। तो ईयर परचेस को मैं आपको एक और बार डिफाइन कर देता हूँ। जब हम कोई नेट एनुअल इनकम का जो अमाउंट लगाएंगे उस अमाउंट पे हमें ईयरली ₹1 कमाना है, तो हमें उस ₹1 के लिए जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ईयर परचेस। तो ये आपको समझ में आ गया ईयर परचेस और कैपिटलाइज वैल्यू भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना और साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।